अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के लास्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.9 विच स्टेट्स दैट व्हेन मड फ्लाइज ऑफ टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल कि एक बाइसिकल है जो कि एक मडी रोड के ऊपर मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जब टायर मड के ऊपर से गुजरेगा तो वो मड किस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेगी। तो स्टूडेंट्स, हम आंसर लिखेंगे द मड flies off the tire of a moving bicycle along the tangent as it leaves the path of circular motion। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मड इस पॉइंट से टायर को लीव करती है तो मड के निकलने की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट। तो मड इस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेगी फ्रॉम द टायर। दिस इज द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बताएंगे व्हाई द मड फ्लाइज ऑफ द टायर अलोंग द टेंजेंट। अब हम रीजन बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एक्चुअली the mud is sticked with the surface of tire due to adhesive force। तो स्टूडेंट्स, एडहेसिव फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द अट्रैक्शन existing between the molecules of different surfaces। तो स्टूडेंट्स, ये थी एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा एक्चुअली द मड इज स्टिक्ड विद द सरफेस ऑफ द टायर ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स। This adhesive force provides the necessary centripetal force to the mud
to move in a circular path. लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही टायर की स्पीड में इजाफा होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब हम लिखेंगे इफ द स्पीड of rotation is increased, if the speed of rotation is increased, then at a certain instance, then at a certain instant this adhesive force becomes unable to meet the demand of centripetal force and hence it will no longer move in circular path. As in circular path, mud has linear velocity along tangent at every point. So, when it leaves its circular path, it moves along tangent at that point. तो स्टूडेंट्स ये थी इस क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने स्टार्टिंग पे ही डायग्राम में ये चीज़ देख ली थी कि जैसे ही टायर की स्पीड इंक्रीज होगी then due to the unavailability of the necessary centripetal force mud along the tangent move कर जाएगी। and students this is the answer of question number 5.9। students start करते हैं question number 5.10 which states that a disc and a hoop start moving down from the top of an inclined plane।
at the same time, which one will be moving faster on reaching the bottom? So for example students, this is the inclined surface और स्टूडेंट्स इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पॉइंट पर एक डिस्क मौजूद है और एक हुप मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्क एंड स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हुप. तो जैसे ही हम सेम टाइम पर दोनों को रिलीज करेंगे तो हमने बताना ये है कि बॉटम पर पहुंचने पर दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है द वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 टाइम्स GH. एंड स्टूडेंट्स हमें यह भी मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ हुप किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट GH के इक्वल. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 टाइम्स GH. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर रूट 4/3 को सेपरेट करें और स्क्वायर रूट GH को सेपरेट करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 4/3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल टू 1.15. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट GH वेलोसिटी ऑफ हुप के इक्वल नहीं. इट मींस दैट हम स्क्वायर रूट GH की जगह क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ हुप. और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ डिस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ हुप की वैल्यू को 1.15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क की वैल्यू एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ हुप ज्यादा होगी. तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हुप. तो रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट्स, फाइनली हम अपना रिजल्ट लिखेंगे. फ्रॉम द अबव relations it is clear that the velocity of disk is greater than the velocity of hoop. So the disk moves faster as compared to hoop. तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5.10 का आंसर. स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.11 which states that why does a diver change his body positions before and after diving in the pool. डियर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल इसी तरह की एक एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का आंसर उसी एग्जाम्पल की मदद से करेंगे. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं देयर इज अ डाइवर जो कि एक बोर्ड पर मौजूद है. जैसे ही डाइवर बोर्ड से लिफ्ट ऑफ करेगा
तो उसकी लेग्स और उसके आर्म्स दोनों स्ट्रेच्ड कंडीशन में होंगी। इट मीन्स दैट उसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। जिस तरह कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे ही स्टूडेंट्स डाइवर हवा में जाएगा तो अपने आप को टक पोजीशन में चेंज करेगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में उसकी लेंथ यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर आर, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स अगेन डाइवर खुद को स्ट्रेच करेगा और एक वक्त आएगा वो पूल के अंदर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बिफोर लिफ्टिंग ऑफ द डाइविंग बोर्ड, द डाइवर्स legs and arms are fully extended। जैसा कि आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देख सकते हैं, which means the diver has a large value of moment of inertia or a large moment of inertia। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को हम एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। तो स्टूडेंट्स बिफोर डाइविंग ऑफ द बोर्ड, जिस तरह के इस केस में आप देख सकते हैं, द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड। इट मीन्स दैट इस केस में डाइवर के पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसिडरेबली reduced when the legs and arms are drawn into closed tuck position। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दिस केस, तो स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को I1 से रिप्रेजेंट करें और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को I2 से रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज एंगुलर मोमेंटम is conserved, so we can write that total angular momentum of the system before diving off the board, तो हम लिखेंगे total angular momentum of the system remains constant। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम जैसे कि आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, I ओमेगा के इक्वल। तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, I1 ओमेगा 1 के इक्वल, और सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, I2 ओमेगा 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इनिशियली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा है तो स्टूडेंट्स मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इनिशियली डाइवर की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही डाइवर अपनी लेग्स और अपने आर्म्स को क्लोज टक पोजीशन में अरेंज करेगा तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस दैट हम लिख सकते हैं व्हेन हेंस द डाइवर spins faster when its moment of inertia becomes smaller and the diver wants to make more and more somersaults। somersaults का मतलब होता है स्टूडेंट्स कलाबाजियां।
तो जितनी ज्यादा समरसॉल्ट्स होंगी डाइवर की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए डाइवर को अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करना पड़ता है, जो कि कैसे रिड्यूस होगा, जब डाइवर अपने आर्म्स और अपनी लेग्स को बेंड करेगा, जिसकी वजह से आर की वैल्यू रिड्यूस होगी। आर की वैल्यू रिड्यूस होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू में कमी आएगी, लेकिन सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व्ड करने के लिए अगर आई की वैल्यू में कमी आ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि द डाइवर स्पिन्स फास्टर एंड फास्टर व्हेन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स स्मॉलर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5.11 का आंसर। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.12 which states that a student holds 2 dumbbells with stretched arms while sitting on a turntable. He is given a push until he is rotating at certain angular velocity. The student then pulls the dumbbells towards his chest. What will be the effect on rate of rotation? तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में एक स्टूडेंट है जो कि एक टर्न टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट के हाथ में 2 डंबल्स हैं, लेकिन फर्स्ट केस में स्टूडेंट के आर्म्स स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। तो स्टूडेंट इस केस में अगर हम टर्न टेबल को एक पुश प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट जो कि टर्न टेबल के ऊपर बैठा हुआ है वो एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही स्टूडेंट डंबल्स को अपनी चेस्ट के करीब लेकर आएगा, तो हमने अब बताना ये है कि सेकंड केस में जैसे ही डंबल्स चेस्ट के करीब आएंगे मींस दैट कि जैसे ही स्टूडेंट अपने आर्म्स को क्लोज करेगा तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट दैट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल आई के साथ, और सेकंड केस के टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल एफ के साथ। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, सिस्टम के फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट केस में स्टूडेंट की एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेकंड केस में स्टूडेंट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, ओमेगा एफ के इक्वल। अगर इनिशियल केस में स्टूडेंट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो तो स्टूडेंट सेकंड केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की जगह क्या वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम सेकंड केस में किसके इक्वल होगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जिसमें स्टूडेंट के आर्म्स स्ट्रेच्ड कंडीशन में है तो स्टूडेंट्स इस केस में स्टूडेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू इस केस में क्या है, ज्यादा। तो स्टूडेंट्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू ज्यादा है तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कम। लेकिन स्टूडेंट्स सेकंड केस में जैसे ही स्टूडेंट अपने आर्म्स को क्लोज करेगा तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए
स्टूडेंट की एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं with stretched arms the moment of inertia is initial moment of inertia and his speed is initial angular speed, which is represented by omega I. Their product is equal to angular momentum which is constant. Now when he pulls the dumbbells towards his chest, his moment of inertia decreases and he spins faster as omega 2, omega f, which is the final angular speed of the student, increases to keep the product if omega f, which is the final angular momentum of the system, constant. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स स्पीड जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम ज्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.12। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13 which states that explain how many minimum number of geostationary satellites are required for global coverage of TV transmission. This is very simple question students. तो अभी हम इसका आंसर करेंगे। हम लिखेंगे students, a satellite communication system can be set up by placing
several geostationary satellites in orbit our different positions around the earth. One such satellite covers 120 degree of longitude so the whole of the populated earth can be covered by placing three correctly positioned satellites. For example students, this is our earth. तो स्टूडेंट्स अगर अर्थ के टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, लेकिन एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है? 120 डिग्री को। तो स्टूडेंट्स 120 डिग्री को 360 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 360 डिग्री। इट मीन्स दैट कि पूरी अर्थ को कवर करने के लिए, पूरे अर्थ की कवरेज के लिए हमें 3 करेक्टली पोजिशन्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one, and students this is the third one. तो स्टूडेंट्स हर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करेगा? 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को, ताकि टोटल अर्थ की कवरेज हो सके। तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.13 which is the last question of chapter number 5. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के लास्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।